हेलो स्टूडेंट। हम सल्तनत के पतन के बाद उदित क्षेत्र राज्यों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने जौनपुर के बारे में जाना था। आज हम बंगाल के बारे में जानेंगे कि बंगाल की स्वतंत्र सत्ता का उदय कैसे हुआ। बंगाल की राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले हमें बाबर द्वारा उल्लिखित एक कथन का उल्लेख करना जरूरी है। बाबर जो है बंगाल की राजनीति के बारे में कहता है कि बंगाले कि ये बड़ी विचित्र प्रथा है कि राज्य मिरास बहुत कम प्राप्त होता है। मतलब राज्य जो है कर्मानुगत अधिकार से उत्तराधिकार से बहुत कम प्राप्त होता है। बादशाह का अर्थ उसके राज सिंहासन समझा जाता है। बंगाल वाले केवल सिंहासन एवं पद का सम्मान करते हैं। जो कोई भी बादशाह की हत्या करके राज सिंहासन पर आरूढ़ हो जाता है वही बादशाह हो जाता है। बंगाल वालों का कथन है कि हम राज सिंहासन के भक्त हैं। जो कोई भी राज सिंहासन पर आरूढ़ होता है हम उसके आज्ञाकारी बन जाते हैं। ये कथन जो है बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में उल्लेखित किया है। और इस इससे हमें जो है बंगाल की तत्कालीन राजनीति के बारे में पता चलता है कि बंगाल की राजनीति कैसी थी। देखो, बंगाल का जो प्रांत है वो दिल्ली से बहुत दूर था। साथ ही साथ बहुत ही उपजाऊ प्रदेश था। इसकी वजह से वहाँ पर जो स्थानीय स्थानीय अमीर होते थे वो बार बार विद्रोह करते थे और स्वतंत्र सत्ता की स्थापना का प्रयास करते थे, क्योंकि दूरी की वजह से दिल्ली से उनको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल कार्य था। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही बंगाल के जो गवर्नर थे उनके द्वारा स्वतंत्र होने के प्रयास भी शुरू हो गए। सबसे पहले हम जानते हैं कि बंगाल को जो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले जो मिलाने वाला व्यक्ति था वो था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ये मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था और उसने बंगाल और बिहार के क्षेत्र को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। और उसके बाद जो है बंगाल पर हमेशा मुस्लिम शासकों का शासन रहा। पहले जो हमने पढ़ा था कि प्राचीन भारत में जो है हिंदू शासकों का शासन था, पाल वंश का, सेन वंश का शासन था। लेकिन इसके बाद जब से इख्तियारुद्दीन ने जो है बंगाल को विजित किया उसके बाद बंगाल पर मुस्लिमों का ही शासन रहा। फिर बाद में जब मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में बंगाल द्वारा जो है वापस केंद्र से स्वतंत्र होने का प्रयास किया जाता है। और अली मर्दान खां जो है वो लखनऊ में स्वतंत्र रूप से शासन करना प्रारंभ कर देता है। कौन कर देता है? अली मर्दान खां। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के बाद में जो है बंगाल का शासक कौन बनता है? अली मर्दान खां। और वो स्वतंत्रतापूर्वक विहार करना शुरू कर देता है। लेकिन जो खिलजी सरदार थे, अली मर्दान खां खिलजी नहीं था, तो जो खिलजी सरदार थे उनको ये सहन नहीं हुआ और उन्होंने क्या किया? अली मर्दान खां को कारागार में डाल दिया और उसके स्थान पर मोहम्मद शेख को शासक बना दिया। किसको बना दिया? मोहम्मद शेख को शासन बना दिया। ठीक है। फिर बाद में क्या होता है कि अली मर्दान खां कारागार से जो है मुक्त होकर कुतुबुद्दीन ऐबक के पास में चला जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है? उसको बंगाल का गवर्नर बना देता है। बंगाल का गवर्नर बना देता है। लेकिन बाद में क्या होता है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो अली मर्दान खान जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है और अलाउद्दीन का विरुद्ध धारण करता है, अलाउद्दीन की उपा धारण करता है। और के साथ ही जो वहाँ के जो खिलजी सरदार थे उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है और दिल्ली सरकार को जो है वो वार्षिक कर्ज भेजना भी बंद कर देता है। तो इस प्रकार जो है वो स्वतंत्र रूप से शासन करने लग जाता है। लेकिन जो खिलजी सरदार जो बड़ी संख्या में थे उनको ये बात सहन नहीं होती है और वो क्या करते हैं? अली मर्दान खां की हत्या कर देते हैं। और अली मर्दान खां की हत्या करने के बाद में वो एक व्यक्ति को शासक बनाते हैं। उसका नाम होता है हिसामुद्दीन इवाज। हिसामुद्दीन इवाज जो है एक योग्य व्यक्ति होता है और वो अपने आप को दिल्ली से स्वतंत्र घोषित कर देता है। वो गयासुद्दीन उपाधि धारण करता है और आसपास का जो क्षेत्र था बिहार पर आक्रमण करता है और उसको अधिकार में कर लेता है। उसके बाद में जो कुछ पड़ोसी हिंदू राज्य थे जैसे जाजनगर, तिरहुत, कामरूप, वहाँ पर भी वो सफल अभियान करता है। और जब ये जो उसको सफलताएं मिलती है तो उसकी जो है क्या होता है कि महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है। और जब हिसामुद्दीन इवाज बंगाल का शासक था उस समय दिल्ली में जो शासक था उसका वो था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। हालांकि इल्तुतमिश उसके अभियानों से वाकिफ था
लेकिन उस समय क्या था कि भारत पर मंगोल आक्रमण का संकट था। चंगेज खान जो है भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर आया हुआ था, तो वो जो है उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन जब चंगेज खान भारत से लौट गया तो इल्तुतमिश ने इस तरफ ध्यान दिया, की तरफ जो है अभियान किया। लेकिन जो इसामुद्दीन इवाज था, हालांकि वो लड़ने के लिए तैयार था, उसने सेना भी तैयार कर रखी थी, लेकिन एन वक्त पर जो क्या करता है, वो जो है इल्तुतमिश से समझौता कर लेता है और दक्षिणी बिहार का जो क्षेत्र है वो उसको इल्तुतमिश को दे देता है। किसको दे देता है? इल्तुतमिश को दे देता है। और साथ में जो है वो वार्षिक कर देने का वादा करता है। इसके अलावा जो राज के चिन्ह और उपाधियां जो उसने धारण की थी वो भी वो त्याग देता है। क्या करता है? त्याग देता है। तो इल्तुतमिश क्या होता है कि इससे खुश हो जाता है, इससे खुश हो जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे इल्तुतमिश वापस लौटता है तो वो जो है जिसको इल्तुतमिश वहाँ का सूबेदार नियुक्त करके आया था दक्षिण बिहार का, मलिक जानी, उसको जो है वो इसामुद्दीन अवध जो है उनको खदेड़ देता है। तो फिर बाद में इल्तुतमिश क्या करता है, अपने पुत्र जिसका नाम नासिरुद्दीन था, जो अवध का सूबेदार था, उसको बंगाल पर जो है सैनिक कार्रवाई करने के लिए भेजता है। और महमूद शाह एक योग्य युग था। और जब 1226 में जब इवाज पूर्व की ओर अभियान करने के लिए गया हुआ था, तो वो जो है क्या करता है, लखनौती पर आक्रमण कर देता है और लखनौती पर अधिकार कर लेता है। जब इवाज वापस लौटता है तो नासिरुद्दीन पर आक्रमण करता है, बट उस युद्ध में वो मारा जाता है, उस युद्ध में वो मारा जाता है। तो फिर बाद में जब वो मारा जाता है तो ये बंगाल जो है दिल्ली सल्तनत का पार्ट बन जाता है। और जो मोहम्मद था, राजकुमार मोहम्मद था, उसको इल्तुतमिश बंगाल का सूबेदार बना देता है। लेकिन जो है 1229 में अचानक जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वहाँ के जो स्थानीय खिलजी सरदार है वो विद्रोह कर देते हैं और इख्तियारुद्दीन बलका नाम के व्यक्ति को जो है शासक बना देते हैं। किसको बना देते हैं? इख्तियारुद्दीन बलका को जो है शासक बना देते हैं। फिर बाद में जो है मजबूर होकर इल्तुतमिश को 1230 ईस्वी में जो है वहाँ पर अभियान करना होता है। वो वापस अभियान करता है और बलका जो है युद्ध में मारा जाता है। और फिर बाद में जो है बंगाल को वापस दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है और मलिक जानी को जो है बंगाल का सूबेदार बना दिया जाता है। ठीक है, तो इल्तुतमिश के काल में जो है ये घटनाएं हुई थी। अब बात आती है तुगरिल खां की। किसकी बात आती है? तुगरिल खां की। तुगरिल खां जो है आपके बलवन के समय था। किसके समय था? बलवन के समय। बलवन जब शासक बना, शुरुआत में जो है इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों काल में जो है बंगाल लगभग स्वतंत्र ही रहा। लेकिन जब बलवन आया तो बलवन एक शक्तिशाली शासक था। और उसके काल में जब तातार खां उसके समकालीन शासक था, तातार खां उसके समकालीन शासक था। और जब बलवन शासक बना तो क्या किया, तातार खां ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। फिर बाद में क्या करता है, बलवन ने अपने एक विश्वास पात्र व्यक्ति को, उसका नाम था तुगरिल खां, उसको बंगाल का सूबेदार नियुक्त करता है। और वो जो है मतलब स्वामी भक्ति के साथ में वहाँ पर सूबेदारी करता भी है। लेकिन जब सुल्तान बलवन बूढ़ा हो जाता है और उत्तर पश्चिम सीमा पर भी जो मंगोलों के निरंतर आक्रमण बढ़ जाते हैं, तो इन परिस्थितियों का फायदा उठा के जो है तुगरिल क्या करता है, 1279 ईस्वी में जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। ठीक है। अब बलवन जो है, आपको पता है कि बलवन जो है बहुत ही क्रूर शासक था। वो इस प्रकार के विद्रोह को सहन नहीं कर सकता था। आमिर खां को तुगरिल खां विरुद्ध भेजा जाता है, लेकिन वो क्या होता है कि पराजित हो जाता है। आमिर खां को तुगरिल खां के विरुद्ध भेजा जाता है, लेकिन वो पराजित हो जाता है। इससे क्या होता है कि बलवन बहुत ही क्रोधित होता है और वो जो है आमिर खां को मृत्युदंड देता है। और फिर बाद में वो खुद स्वयं जो है लखनऊ की तरफ बढ़ता है और लखनऊ पे अधिकार कर लेता है। और तुगरिल खां जो है लखनऊ छोड़कर भाग जाता है। लेकिन बाद में बलवन का आदेश था कि उसे जो है हर हालत में जो है तुगरिल चाहिए, तो उसके पीछे सेना लगा दी जाती है और अंत में उसे पकड़ लिया जाता है। पकड़ के जो है उसका वध कर दिया जाता है और उसका सिर जो है नदी में फेंक दिया जाता है। इसके अलावा जो उसके परिवारजन, मित्र और समर्थक थे, उनसे उनको भी जो है चुन चुन के मारा जाता है, भयंकर प्रतिशोध लिया जाता है। हजारों संख्या में लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है। उसके बारे में जो है बर्नी कहता है कि जो लखनऊ के बाजार है, वहाँ पर दोनों तरफ सूलियाँ खड़ी की गई और उन पर तुगरिल के परिवारजनों, मित्रों, समर्थकों और को मारकर लटकाया गया था। और ऐसे दृश्यों को देखकर लोग जो है बेहोश हो गए थे, मूर्छित हो गए थे। और वर्णी के अनुसार जो है ऐसा दंड जैसा लखनऊ में दिया गया, वैसा कभी दिल्ली में नहीं सुना होगा। तो इस प्रकार जो है उसने क्रूरता के साथ जो है तुगरिल के विद्रोह का दमन कर दिया और बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। और अपने पुत्र बुगरा खां जो उसके साथ ही था, उसको वहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद में जो है बुगरा खां एक स्वतंत्र वंश की वहाँ पर स्थापना करता है। हमने देखा था कि बलवन के बाद उसके पोते शासक बनते हैं,
जबकि बुगरा खां को बनना चाहिए क्योंकि वो उसका पुत्र था, लेकिन वो बंगाल से संतुष्ट था, बंगाल से संतुष्ट था। और उसे उसे दिल्ली के राज्य की इच्छा नहीं थी। तो इस प्रकार बुगरा खान ने जो है एक नए वंश की स्थापना की। बाद में खिलजियों ने जो है बंगाल के मामले में इंटरफियर नहीं किया, और चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, जलालुद्दीन खिलजी हो, या मुबारक शाह खिलजी हो, किसी ने जो है बंगाल में अभियान नहीं किया, और खिलजियों काल में बंगाल जो है स्वतंत्र बना रहा। लेकिन बाद में गयासुद्दीन तुगलक ने वहाँ पर जो बार बार विद्रोह होते थे, हाँ, तो इस प्रकार जो है बंगाल को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। और इसके लिए उसने क्या किया कि बंगाल को तीन भागों में बांट दिया, बंगाल को तीन भागों में बांट दिया, ठीक है। उत्तरी बंगाल, पूर्वी बंगाल और दक्षिणी बंगाल। उत्तरी बंगाल, पूर्वी बंगाल और दक्षिणी बंगाल। उत्तरी बंगाल की जो राजधानी थी वो लखनऊ थी, और पूर्वी बंगाल की जो राजधानी कौन सी थी, सोनारगांव, और दक्षिणी बंगाल की राजधानी कौन सी थी, सतगांव। तो इस प्रकार उनको टुकड़ों में बांटकर जो है उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि कौन से शासक ने, दिल्ली के कौन से शासक ने जो है बंगाल को टुकड़ों में बांटा, तो गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो इस प्रकार उसने जो है उसको टुकड़ों में बांटकर जो है प्रयास किया कि उसको नियंत्रित किया जा सके, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद में जो मोहम्मद तुगलक शासक बनता है, क्या बनता है, मोहम्मद तुगलक शासक बनता है। और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में 1338 ईस्वी में जो बंगाल है वो दिल्ली सल्तनत से वापस अलग हो जाता है। जो उत्तरी बंगाल का जो शासक था अलाउद्दीन अली शाह, वो क्या करता है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है और अपनी राजधानी लखनऊ से पंडवा ले जाता है। कहाँ ले जाता है, लखनऊ से पंडवा ले जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो ज़्यादातर राज्य स्वतंत्र हो रहे थे, उसमें बंगाल भी जो है स्वतंत्र हो गया। और उसने 1338 में जो उत्तरी बंगाल का गवर्नर था अलाउद्दीन अली शाह, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है और अपनी राजधानी लखनऊ से पंडवा ले जाता है, ठीक है। बाद में क्या होता है, 1345 ईस्वी में अलाउद्दीन अली शाह का एक सरदार था इलियास खां, वो क्या करता है, संपूर्ण बंगाल पर अधिकार कर लेता है और सुल्तान शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। तो ये जो शमसुद्दीन इलियास शाह था, वो जो है पहला शासक था जिसने जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया दिल्ली सल्तनत से। जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने वाला व्यक्ति कौन था, इलियास शाह। कौन था, इलियास शाह। और उसने जो है 1345 ईस्वी में संपूर्ण बंगाल पर अधिकार करके दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और किसके काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। और इलियास शाह जो है बहुत ही योग्य व्यक्ति था, लोकप्रिय शासक था, उसने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की थी। और इसके काल में क्या होता है कि जब मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में जो शासक होता है फिरोज तुगलक, वो बंगाल पर प्रथम आक्रमण करता है। हमने देखा था कि फिरोज शाह तुगलक बंगाल पर दो आक्रमण करता है। पहला आक्रमण जो है इलियास शाह के काल में करता है, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाता है। वो आपके इलियास शाह जो होता है, वो पंडवा के जो मलिक, धर्मशास्त्री, जो योग्य व्यक्ति हैं, उनको जो है दान वगैरह देता है और उन्हें जो है अपने पक्ष में कर लेता है, और फिरोज शाह तुगलक जो है असफल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में जो शासक आता है वो आता है सिकंदर शाह। कौन आता है, सिकंदर शाह। वो जो 1357 से लेकर 1389 नवासी तक शासन करता है। और इसके शासनकाल में फिरोज तुगलक का दूसरा आक्रमण होता है बंगाल को जीतने के लिए। फिरोज तुगलक का दूसरा आक्रमण होता है, लेकिन इस बार भी जो है उसे सफलता नहीं मिलती है और उसे वापस लौटना पड़ता है। अब सिकंदर शाह के काल में जो उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, वो थी सिकंदर शाह ने 1368 ईस्वी में पंडवा की अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि पंडवा की अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो सिकंदर शाह ने करवाया, ठीक है। इसके बाद में जो शासक बनता है वो आता है गयासुद्दीन आजम शाह। गयासुद्दीन आजम शाह बनता है, ठीक है। ये बहुत ही लोकप्रिय शासक था, और इसके बारे में प्रसिद्ध है कि ये फारस के प्रसिद्ध कवि, फारस का एक विद्वान कवि था हाफिज, उसके साथ में वो पत्र व्यवहार करता था। इसके अलावा वो अपनीयता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। उसके विदेशों के साथ संबंध थे। हमने देखा था कि बंगाल का जो है प्राचीन काल से ही विदेशों से संबंध रहा है ना। तो उस काल में गयासुद्दीन आजम शाह है, वो भी जो है विदेश साथ संबंध रखता था। विशेष रूप से चीन के साथ उसके संबंध थे। चीनी सम्राट के दरबार में जो है उन्होंने एक दूतमंडल भेजा था, और जो चीनी सम्राट है उसने भी जो है उसके दरबार में एक दूतमंडल भेजा और उपहार भेजे थे। वो चाहता था कि जो है वहाँ से बौद्ध भिक्षु भेजे जाए चीन में, ठीक है। तो इस प्रकार जो है गयासुद्दीन आजम शाह बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। बाद में जो उसके उत्तराधिकारी होता है सैफुद्दीन हमजा शाह। क्या नाम होता है, सैफुद्दीन हमजा शाह जो व्यक्ति होता है,
उसके काल में एक हिंदू राय गणेश नाम का जमींदार होता है, राय गणेश नाम का जमींदार होता है। वो काफ़ी प्रभावशाली बन जाता है और वो क्या है, गद्दी पर अधिकार कर लेता है, शासन सत्ता पर अधिकार कर लेता है। बाद में गणेश क्या करता है कि अपने पुत्र जादू के पक्ष में गद्दी त्याग देता है। हुसैन भी कहा जाता है और जादू भी कहा जाता है। उसके पक्ष में जो है गद्दी त्याग देता है और उसको शासक बना देता है। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि बंगाल में ज़्यादातर जो है मुस्लिम लोग थे और वो मुस्लिम उलेमा वगैरह जो है, मुस्लिम जो है विद्वान लोग हैं, सब लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया कि एक हिंदू शासक कैसे हो सकता है। तो जादू ने क्या किया, इस्लाम ग्रहण कर लिया और जलालुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से शासन करने लगा। जलालुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से शासन करने लगा। उसके काल की जो महत्व जो तथ्य हैं उसके वो है कि जलालुद्दीन ने बृहस्पति मिश्र नाम के विद्वान को संरक्षण दिया। बृहस्पति मिश्र नाम के जो है विद्वान को संरक्षण दिया, जिसने मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश आदि पर टीका लिखी। जलालुद्दीन के बारे में महत्वपूर्ण क्या है कि बृहस्पति मिश्र नाम का विद्वान जो था उसको संरक्षण दिया और उसने मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश आदि पर टीका लिखी। ठीक है। इसके बाद में जो है 1443 में हाजी इलियास का पुत्र नासरुद्दीन जो होता है ने पुनः इलियास वंश की स्थापना की और उसने लगभग 17 वर्ष तक शासन किया। 17 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद में से बनता है रुकनुद्दीन बारबक्सा और उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1459 से 1474 ईस्वी तक होता है। और उसके काल में क्या होता है कि वो अपनी सेना में अरब सैनिकों को नियुक्त करता है, अरब सैनिकों को नियुक्त करता है। ठीक है। इसके अलावा जो है वो बंगाली साहित्य को जो है प्रोत्साहन देता है। उसके दरबार में श्री कृष्ण विजय नामक ग्रंथ के रचयिता मालाधर बसु रहता था। उसके दरबार में जो मालाधर बसु नाम का व्यक्ति रहता था और उसने जो कौन सा ग्रंथ लिखा था, श्री कृष्ण विजय। और उसे जो है मालाधर बसु को उसने गुणराज खान की उपाधि तथा उसके पुत्र को सत्यराज खान की उपाधि सम्मानित किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रुकनुद्दीन बारबक शाह ने जो है किसे गुणराज खान की और किसको जो है सत्यराज खान की उपाधि दी। ठीक है। इसके अलावा जो कर्तिवास ने जो रामायण का बंगला अनुवाद किया वो उसी के संरक्षण में किया था। किसके संरक्षण में? रुकनुद्दीन बारबक शाह के। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और कर्तिवास ने जो रामायण का अनुवाद किया उसे बंगाल की बाइबिल कहा जाता है, बंगाल की बाइबिल कहा जाता है। ठीक है। बाद में जो है काशीराम जो है नुसरत शाह काल में महाभारत का भी अनुवाद करेगा बंगाली में, लेकिन इसके काल में रामायण का अनुवाद होता है। फरिश्ता जो क्या कहता है बारबक शाह के बारे में कि उसके पास अत्यधिक संख्या में अभिषेक दास थे, जिन्हें कुछ को ऊंचे पद पर दिए गए थे, कुछ को ऊंचे पद भी दिए गए थे। मतलब जो है उसके काल में अभिसीनियन दास ज्यादा थे। ठीक है। और मृत्यु बाद में कौन बनता है शासक? शमसुद्दीन यूसुफ शाह। वो एक योग्य और गुणवान शासक था और उसने 1474 से 1481 ईस्वी तक शासन किया। उसके शासनकाल में मुसलमानों ने सिलट जीत लिया। असम की साइड में जो सिलट है उसको जीत लिया। ठीक है। इसके बाद में और कुछ शासक आते हैं लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। देखो इसके बाद में सिकंदर द्वितीय आता है। ठीक है। वो जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, और वो ज़्यादा योग्य भी नहीं था, तो उसको जो है गद्दी से उतार दिया जाता है। और उसके बाद में जलालुद्दीन फतेह शाह जो नामी व्यक्ति है वो शासक बनता है। इसके काल में जो क्या होता है कि अबिसिनी दासों की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसको रोकने का प्रयास ही करता है, लेकिन 1486 ईस्वी में उन्हीं द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद में शहजादा बारबक्सा, दूसरा जो सेकंड बारबक्सा है वो सदारूढ़ होता है और किंतु इंदिल खां ने कुछ ही समय में उसकी हत्या कर दी। इंदिल खां नाम का व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, बारबक्सा की हत्या कर देता है और कुछ संकोच के साथ इंदिल खां जो है बंगाल का शासक बन जाता है। ठीक है। सैफुद्दीन फिरोज की उपाधि भी धारण कर लेता है और वो हालांकि वो योग्य व्यक्ति होता है, बहुत सारा लोगों को दान देता है। ठीक है। अच्छा शासक था और बाद में उसकी 1487 ईस्वी में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में नासरुद्दीन महमूद शाह द्वितीय गद्दी पर बैठता है, किंतु 1490 में सिद्दी बद्र नाम का जो अबिसिनी दास था उसे पच्युत कर देता है और शमसुद्दीन अबू नासिर मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण करके शासक बन जाता है। वो 3 वर्ष तक शासन करता है। क्योंकि वो क्या है, क्रूर व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा क्रूर व्यक्ति था, इसलिए बहुत अशांति फैल गई। 4 महीनों तक उसने घोड़ में भी घेरा डाले रखा। इसी बीच में उसका देहांत भी हो गया। और उसके बाद में जो महत्वपूर्ण शासक आता है वो आता है अलाउद्दीन हुसैन शाह, जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था अलाउद्दीन हुसैन शाह। ठीक है। अलाउद्दीन हुसैन शाह का जो टाइम पीरियड था 1493 से 1519 ईस्वी, 1493 से 1519 ईस्वी, और ये बंगाल के मुस्लिम शासकों में सबसे श्रेष्ठ था। उसने जो है कानून व्यवस्था को फिर से लागू किया, हाँ, सब सिस्टमेटिक किया, हिंदुओं को जो है ऊंचे ऊंचे पद दिए। ठीक है। इसके अलावा जो है उसका एक जो वजीर था वो हिंदू था। इसके अलावा उसके दरबार में गोपीनाथ बसु उसका मंत्री था।
मुकुंदास जो है चिकित्सक था, केशव सत्री प्रधान अंगरक्षक था, अनूप जो है टकसाल का अधीक्षक था। तो इस प्रकार उसने जो है हिंदुओं को अपने दरबार में, अपने मंत्रिमंडल में जो है स्थान दिया। वो उदार प्रवृत्ति का शासक था। इसके अलावा जो दो विद्वान जो थे, रूप और सनातन, ये दो भाई थे, है ना, वो जो है उसके दरबार में रहते थे। इसके अलावा उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो है 1494 ईस्वी में उसने खलीफतुल्ला की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? खलीफतुल्ला। जैसे मुबारक शाह खिलजी ने धारण की थी, वैसे उसने खलीफतुल्ला की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा उसने घोड़ के स्थान पर इकदला को अपनी राजधानी बनाया। घोड़ के स्थान पर किसको राजधानी बनाया? इकदला को अपनी राजधानी बनाया। इसके अलावा जब सिकंदर लोदी ने जब आक्रमण किया था जौनपुर पे, तो जौनपुर का जो सर्किट शासक था हुसैन शाह, उसको ये वो शरण देता है, उसको शरण देता है। ठीक है। तो इस प्रकार ये एक बहुत महत्वपूर्ण शासक था, और हिंदुओं में जो है उसकी बहुत अच्छी छवि थी। और उसे कृष्ण का अवतार, नरपति तिलक और जगत भूषण की उपाधियां प्रदान की गई थी। मतलब हिंदुओं के प्रति उदार था कारण जो है उसे कृष्ण का अवतार, नरपति तिलक और जगत भूषण आदि की उपाधियां प्रदान की गई थी। इसके बाद में जो अंतिम महत्वपूर्ण शासक आता है वो था नुसरत शाह। उसका टाइम पीरियड होता है 1519 से 1532 ईस्वी। 1519 से 1532 ईस्वी। और हम देखते हैं कि बाबर जब भारत आता है तो उसे घाघरा के युद्ध में पराजित करता है, घाघरा युद्ध में पराजित करता है। उसके काल में क्या महत्वपूर्ण था? उसने जो है घोड़ में सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद बनवाई थी। घोड़ में जो है सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद बनाई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि घोड़ में सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद किसने बनाई? तो नुसरत शाह ने बनवाई। इसके अलावा जो है उसने महाभारत का बंगला में अनुवाद करवाया। महाभारत का जो है बंगला में अनुवाद करवाया। और किसने किया? कांसीराम ने। कांसीराम ने जो है महाभारत का बंगला में अनुवाद करवाया। भारत शाह के समय रामायण का अनुवाद हुआ था, और नुसरत शाह के समय महाभारत का अनुवाद हुआ था। अब जो बंगाल का जो अंतिम शासक था वो था गयासुद्दीन मोहम्मद शाह। गयासुद्दीन मोहम्मद शाह जो था सल्तनत कालीन बंगाल का जो अंतिम शासक था। और फिर बाद में 1538 में क्या करता है, शेर शाह उसे बंगाल छीन लेता है, और बंगाल का स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने सल्तनत कालीन बंगाल के विभिन्न शासकों या उनकी उपलब्धियों के बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम जो है दूसरी क्षेत्रीय शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।